बच्चों अब जो एग्जाम आने वाली है गुजकेट की 23 को एग्जाम आने वाली है। 23 हमारे इस मार्च के अंदर एग्जाम आने वाली है। तो मैंने अब सोचा है कि हर रोज मैं आपके लिए एक एक पेपर लेके आऊंगा और गुजकेट के जितने भी पेपर, यानी कि अभी आज कौन सी डेट हुई है बच्चों, 13 तारीख को, 23 को होने वाली है। तो 8, 9, 5, 7 जितने भी पेपर है वो सारे के सारे पेपर केमिस्ट्री के, ओनली फॉर केमिस्ट्री, जो 41 से 80 तक का जो आपका पेपर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का कंबाइंड, उसमें 41 से शुरुआत होती है। तो जितने भी क्वेश्चन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकेगी वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ गुजकेट केमिस्ट्री 2023 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के साथ उसके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ उसका आंसर कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अब कि CH2 डबल बॉन्ड CH into CHO कॉमन नेम। सीधा ही मैंने बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा बोर्ड है 4x4 का, बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ही जितना जरूरी था उतना ही लिखा है बच्चों। तो क्या पूछा उन्होंने, CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू CH कॉमन नेम पूछा, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका कॉमन नेम बच्चों होता है, क्या होता है, एक्रोलीन होता है। क्या होता है, एक्रोलीन। आपके अंदर तो 4 ही ऑप्शन होंगे, मैंने जितने जरूरी थे और जो रिक्वायर्ड थे उतने ही लिखे, आप देख लेना अच्छे से, आपका आइडिया आ जाएगा। दूसरा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बच्चों मुझे क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर। तो एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसके ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो पर्टिकुलर, ये बेंजीन COOH, एरोमेटिक COOH, बेंजीन इतना पार्ट कॉमन है, तो चेंजेस कहां पे आ रहे हैं, यहां पे चेंजेस आ रहे हैं। यहां पे NO2 है, यहां पे OCH है, यहां पे कुछ भी नहीं है। 1, 2 और 3, तो इसमें से मुझे देखना है किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए सबसे ज्यादा, उसकी एसिडिटी बच्चों कैसी होगी, ज्यादा होगी। नोटबुक में अंदर लिख लेना बच्चों कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा उतनी उसकी एसिडिटी। तो बोलो कहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो COOH बेंजीन और यहाँ पे NO2, तो ये रहा मेरा NO2 ग्रुप को EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। मैं ये आइडिया लेके चल रहा हूँ कि आपका थोड़ा थोड़ा सा बोर्ड का तो आइडिया होगा। विड्रॉइंग किसको बोलते हैं, डॉटिंग किसको बोलते हैं, वो आपके NCERT में आता है। और जो OCH3 होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है ना कि लेता है। तो NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा उतनी उसकी एसिडिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ एरोमेटिक रिंग है और COOH। तो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी किसकी होगी बच्चों, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी 1 नंबर की होगी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी होगी, यहाँ पे डोनेटिंग है तो ये नहीं होगी, उसके बाद होगी तीसरे की होगी 1, 2 और 3, और उसके बाद होगी यहाँ पे दूसरे की होगी बच्चों 1, 3, 2। फिर से वंस अगेन एक बार, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा उतनी उसकी एसिडिटी, आपके नोटबुक में लिख देना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Which compound does not give Cannizzaro reaction? बोलो कौन सा कंपाउंड Cannizzaro रिएक्शन नहीं देता। तो सिंपल सी बात याद रखो, Cannizzaro रिएक्शन वही कंपाउंड नहीं देगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगे वो Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा, Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा। तो देख लेते हैं कहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले देख लो ये CHO 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 और CHO, तो सब में CHO कॉमन है। तो CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, यानी कि CHO इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, और ये कार्बन के साथ 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों वैलेंसी हो गई। तो इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये Cannizzaro रिएक्शन देगा। तो जिसके अंदर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगे वो Cannizzaro रिएक्शन देगा, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगी वो Cannizzaro रिएक्शन, क्या पूछा है देखना, which compound does not give Cannizzaro, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो Cannizzaro रिएक्शन देगा। ये भी देख लो CHO, ये रहा कार्बन 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों आ गए। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा बच्चों। उसके बाद ये CHO के पास जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन,
डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं, CHO के पास जो भी कार्बन जुड़ा हुआ हो और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस CHO के पास बच्चों कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। हमें तो क्या पूछा है, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा। तो ये CHO है, ये इस कार्बन के साथ ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ 1 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसलिए इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो आपका आंसर आएगा CH3 बॉन्ड CHO। सिंपल सी बात है बच्चों, CHO के साथ जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन बच्चों यहां पे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन यहां पे होगे तो वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, नहीं देगा, और अल्फा हाइड्रोजन होगे तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। बच्चों नोटबुक के अंदर बहुत ही प्यार से लिख लेना, तो इजीली आपका 1 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व करना है। 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 1 ही मिनट में आंसर आना चाहिए। पढ़ना है, सॉल्व करना है और गोल 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 आपको पूरा वो भी करना है। तीनों को आपको ध्यान में रखना है। Which compound give Huffman bromide degradation reaction? Which compound give Huffman bromide degradation reaction? सीधा सा Huffman bromide reaction अगर आपको आती होगी तो आप सीधा आंसर बोल दोगे। तो ARC डबल बॉन्ड हो NH2 उसकी NaOH और Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो R बॉन्ड NH2 बनता है, R बॉन्ड NH2 बनता है और C डबल बॉन्ड हो निकल जाता है। तो कौन सा कंपाउंड बच्चों, ये वाला ARC डबल बॉन्ड हो NH2। तो ये आपका आंसर ये रहा, ArCONH2, ArNO2, ArNH2, ArN। तो ये सब नहीं आएगा, कौन सा आएगा, AR बॉन्ड CONH2। हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको इजीली अगर आती है तो आप इजीली इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब इसके अंदर देखते हैं 45, ये वाला हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मुझे आपको आइडिया सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड वाले, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड वाले, तो वो काउंट करने हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहले पाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कहां पे 7 पाई बॉन्ड है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड। तो एक यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो 6 ही है, तो ये तो आएगा गलत। तो 7 पाई। अब 16 सिग्मा और 26 सिग्मा वो काउंट करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। तो यहाँ पे पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर खोल देता हूं। यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आएगा H, 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 और यहाँ पे एक कार्बन लिखता हो तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे भी एक आएगा बच्चों H, ये होगा, ये हो गया। अब ये 1 2 3 1 1 2 3 और 4 की बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 1 2 3 और 4 हो गए, यहाँ पे H नहीं आएगा बच्चों, गलती हो गई, सॉरी। 1 2 3 और 4 यहाँ पे कार्बन आ गया, चलो इसकी बैलेंस कंप्लीट होगी। अब ये कार्बन 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब काउंट कर लेते हैं। तो ये रिंग में 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 और इसके 6 और 6 12। उसके अलावा अब काउंट करते हैं 12 1 to 12 13 14 15 16 17, उसके बाद ये 18, उसके बाद ये 19, उसके बाद ये 20 के बाद 21 22 23 24 25 और O और H के बीच का 26। तो टोटल बच्चों 26 सिग्मा and 7 pi. This is the B answer. 26 सिग्मा और 7 pi। एक बार अच्छे से गिन लेना। कुछ भी हो बच्चों, जब भी सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हो तो पहले ही स्ट्रक्चर को पूरा खोल दो, उसके बाद ही काउंट करना, उससे पहले बच्चों करना नहीं। अब इसके आगे देखते हैं CH3 बॉन्ड NH2। सीधा ही क्वेश्चन में बोल देता हूं, मिथाइल एमाइन की HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो क्या बनता है, क्या मिलेगा हमें? तो मैंने डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट ही लिख दिया है। CH3NH2 को जब HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 वैसे का वैसा
यहाँ पे n नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, N2 प्लस, और यहाँ पे क्या था N2 प्लस और Cl माइनस, जो होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों? ये अनस्टेबल। उसके फर्दर H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो तो Cl3 के साथ यहाँ पे H2O में से OH और H तो Cl3 के साथ यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो Cl3OH, और यहाँ पे N2 जो होगा वो हमारा निकल जाता है, और H और Cl भी यहाँ पे HCl के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो क्या मिला बच्चों मुझे यहाँ पे? ये रहा Cl3OH, तो ये आपका आंसर आ गया Cl3OH। देख लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा। Which not correct ग्लूकोज? ग्लूकोज के लिए करेक्ट क्या सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ग्लूकोज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी आपकी बायोमोलिक्यूल की। अगर आपको ग्लूकोज के बारे में सारा आइडिया होगा तो which not correct, तो इट कंटेन फ्यूरेनस स्ट्रक्चर, ये कभी भी फ्यूरेनस स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं कंटेन, उसके फ्यूरेनस स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर। तो सीधा सा ही है, मैंने एबीसीडी लिखने की कोई जो कॉन्सेप्ट होगी उसी पर थोड़ा ज्यादा बार देंगे, अब ये सीधा ही आ जाएगा इसके अंदर। तो which base is not present in the DNA structure, फिर वही वाला which base is not present, कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता इन द डीएनए स्ट्रक्चर में? बोलो डीएनए स्ट्रक्चर में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता बच्चों? तो यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, सीधा सा सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेस इज नॉट प्रेजेंट डीएनए स्ट्रक्चर का, तो आप इजी से आंसर दे पाओगे। बीच नॉट करेक्ट बच्चों, थोड़ा प्यार से बराबर देखना है, अभी जो होगा नहीं पूछते, कौन नहीं होगा, नॉट बहुत ज्यादा आता है, तो प्लीज जल्दी मत करना, प्यार से शांति से क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद ही आंसर देना। विच आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कौन सा स्वीटनिंग एजेंट इज लिमिटेड इन फॉर कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक? बोलो कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सा आर्टिफिशियल जो हमने बनाया हुआ, कौन सा स्वीटनिंग एजेंट जो इसके अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज, लिमिटेड इन फॉर कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो कौन सा आता है? एलेटिम और एस्पार्टिम होगा, चार ऑप्शन, लेकिन जो जरूरत है वही लिख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके अंदर आएगा एस्पार्टिम, तो ये आएगा आपका एस्पार्टिम। अब ये आया 55, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है इसका। विच एक्वियस सॉल्यूशन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट? बोला किसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हाई होगा? तो सिंपल सी बात, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा होगी, उतना उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब किस तरह के आई की वैल्यू, तो मैं गिनवाता हूं आपको आई की वैल्यू किस तरीके से। कितने आयन है? आई यानी कि आयोनाइजेशन आयन कितने हैं यहाँ पे? एक K+ और NO3 माइनस, तो इसके अंदर कितने आयन हुए? 2 हुए। अब यहाँ पे कितने हैं? K4 यानी कि इसके 4 और Fe6 यानी कि 1, तो 4 + 1 = 5, और यहाँ पे यूरिया का एक ही है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो बोलो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे आई? यहाँ पे आई, तो जितनी आई की वैल्यू ज्यादा यानी कि 5 यहाँ पे, उतना उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नोटबुक के अंदर लिख लेना। जिसने आयन, कितने आयन ज्यादा है, प्लस और माइनस आयन वाले कितने आयन ज्यादा है, जितने ज्यादा उतनी उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों, उसके बाद दूसरा भी आगे देखेंगे। दिस एक्वियस सॉल्यूशन 3 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली, 3 एक्वियस सॉल्यूशन, कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर आई, फिर से वही वाला बच्चों, वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, किसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी? तो एक बात अच्छे से याद रख लो बच्चों, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम यानी कि आई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी आई है उसकी वैल्यू जितनी कम, तो देखो यहाँ पे 0.1, 0.01 और 0.001, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, सॉरी 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम उतनी उसकी आई की वैल्यू ज्यादा। तो बोलो किसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है? 0.1, 0.01 मोलर या 0.001 मोलर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, इसको C बोलूंगा, इसको B बोलूंगा और इसको A बोलूंगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की कम किसकी है? C की है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा C वाला, सबसे ज्यादा उसकी कम वैल्यू, सॉरी उसकी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसकी I की वैल्यू यानी कि वांट ऑफ फैक्टर जिसको I को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो वो कहां पे IC थी? तो ये रहा IC,
यहाँ पे तो जो इक्वल टू है तो नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो नहीं आएगा, तो ए करता बी और बी करता सी, तो यहाँ पे वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है बच्चों। इसलिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, डिक्रीज होगा तो ऊपर, डिक्रीज होगा तो नीचे, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जितनी कम उसकी आई यानी कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू इतनी ज्यादा। जो बीच में से यूनिट निकल गए हैं उसके एमसीक्यू में लेके नहीं आया बच्चों, सिर्फ वही वाले एमसीक्यू सॉल्व करवाओ कि जो सिलेबस में अभी यूनिट है बच्चों। ओके, तो एक बार अच्छे से देख लेना, लिख लेना और अपने दोस्तों को भी बोलते रहना बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरे वीडियो के अंदर 57 से बच्चों। ओके, हेलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं 57 के अंदर क्या है बच्चों, तो वो देख लेते हैं। 0.02 मोलर सॉल्यूशन, 0.02 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ऑफ NaCl के बारे में है 0.02 मोलर सॉल्यूशन NaCl। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, पाई। तो पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला है ICRT, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह यहाँ पे कम है, तो पाई इज इक्वल टू ICRT। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT। पाई ढूंढना है हमें, आई की वैल्यू, तो देखो बच्चों यहाँ पे आई की वैल्यू में नहीं दी हुई है, NaCl के लिए आई की वैल्यू होती है बच्चों 2 होती है, कितनी होती है 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 और RT की वैल्यू वैसी की वैसी, 2 to the power 0.04 RT, कहां पे है, ये रहा 0.04 RT। आई होप सो आप समझ गए होंगे, सिंपल सा पाई इज इक्वल टू ICRT वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों। R इक्वल टू 100 ओम, 0.1 मोलर KCl का सॉल्यूशन है, एंड K की वैल्यू 1.259 साइमंड बाय मीटर। G स्टार हमें ढूंढना है, कंडक्टिविटी G स्टार, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों G स्टार इज इक्वल टू R इंटू K। बोला R कितना है 100 ओम, K की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.29 साइमंड बाय मीटर, 1.29 साइमंड, 1.29 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा 129 साइमंड बाय मीटर। ऐसा कोई है 129 साइमंड, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं बच्चों। तो यहाँ पे मीटर में है या सेंटीमीटर में है, लेकिन 1.29 मीटर इनवर्स, अगर इसको मीटर में ऊपर ले लूंगा तो 129 मीटर इनवर्स आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, तो पॉइंट में आ रहा है बच्चों। तो अब मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो मीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेंटीमीटर के अंदर, तो 129 साइमन वैसे का वैसा, मीटर को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर में, हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, तो 1.29 सेंटीमीटर नीचे था तो ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, ये रहा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। Which reaction occur at a anode? Anode के ऊपर बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी during electrolysis of high concentration H2SO4 solution। H2SO4 को इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर H2SO4 जो एनोड के ऊपर रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर रिएक्शन कौन सी होगी, तो सिंपल सा SO4 जो होता है वही कन्वर्ट हो जाता है H2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 सल्फर है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो इसके अंदर आपकी रिएक्शन आएगी बच्चों, ये आपके नॉर्मल से कौन सा रेगुलर थियरी, उसी में से सीधी रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों। विच ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द स्लोप, यानी कि ये स्लोप है K/2.303, ये हमारा स्लोप K/2.303, तो विच ग्राफ, कौन सा ग्राफ, किसके बारे में, किसके वर्सेस कौन सा ग्राफ के अंदर स्लोप की वैल्यू ये आएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर, तो उसका रिएक्शन सबसे पहले आना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है K इज इक्वल टू 2.303 बाय T इज इक्वल टू log R0 बाय IT। हमें ग्राफ कौन सा पूछा, K/2.303, तो K/2.303 यानी कि K के नीचे हमें लाना है 2.303 हमें लेके आना है। तो मैंने क्या किया, log R0 बाय IT इज इक्वल टू log R0 बाय RT, T को यहां से मल्टीप्लाई किया KT/2.303, तो यहाँ पे देख लेते हैं KT/2.303 log R0 बाय RT। अब यहाँ पे जरूरत है हमें ये वाला स्लोप मिल रहा है K/2.303, तो बाकी क्या बचा, log R0 बाय RT, log R0 बाय RT वर्सेस T, और इसका ऐसे ग्राफ को हमें ड्रॉ किया, तो इस तरीके से स्लोप मिलता है हमें, ये वाला स्लोप मिलता है यहाँ पे, इतना वाला पोर्शन।
तो कौन सा है log r0 by rt वर्सेस t, log r0 by rt वर्सेस t, log r0 by rt वर्सेस t, तो ये वाला आंसर आएगा log r by ये नहीं आएगा, बात खत्म। आगे यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू k e की पावर 1/2 b की पावर 3/2। अब इसके अंदर मुझे ढूंढना है यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ये ढूंढने के लिए बोला है रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसका फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n t की -1 लगा के 1 माइनस n, लेकिन यहाँ पे n तो मेरे पास है ही नहीं, तो n यहाँ से निकालेंगे, a की 1/2 b की 3/2 जो रिएक्टेंट हो गया उसका कंसंट्रेशन, इसकी 1/2 इसकी 3/2, तो n इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, 3 प्लस 1 4/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू आई 2। इसको हम, ये वाला आपका जनरल फॉर्मूला है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर उसी के अंदर आपको जितने भी चेंज करने हैं इसी के अंदर। के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल इनटू लीटर इनवर्स, उसके ऊपर 1 माइनस n, n यानी बच्चों कितना होगा 2, तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1, तो 1 माइनस 2 t की -1, 1 माइनस 2 -1 होगा बच्चों, तो -1, तो मोल की इनवर्स -1 लीटर, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 लीटर, लीटर की 1 पावर, और सेकंड t की टाइम की सेकंड इनवर्स। तो ये रहा आपका आंसर, देख लो कहां पैसा दिख रहा है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर की पावर 1, कुछ नहीं है तो सेकंड इनवर्स, ये रहा बच्चों, सिंपल और बहुत ही सिंपल। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ए, सेकंड ऑर्डर इन टर्म बी। What will be the rate of reaction? कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन? इस concentration of B is increase, यानी कि B की concentration, इसकी concentration को क्या करना है डबल, B is increased 2 times, कितने बच्चों 2 times, तो पहले वाले की R1 फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म में R1 इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K, A की पावर B की पावर रेगुलर, इसका जो इक्वेशन है वही है। रेट 2 K, इसके भी A की 1 पावर आएगी, B की 2 आएगी, लेकिन B यहाँ पे क्या बोला हमें, इफ concentration of B is increased 2 times, तो अब B की जगह पे यहाँ पे B सिंगल B था, यहाँ पर 2B आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो B की जगह पे 2B आएगा, तो K वैसे का वैसा, A की पावर 1, 2 की पावर 4, B की 2, तो 4 आ गया यहाँ पे, A की 1 और B की 2, तो कितना हो गया 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो आपका आंसर आएगा 4। कितना बढ़िया है बच्चों, बिल्कुल इजी सा है। विच इनकरेक्ट लिखने में बोलती हो कि इनकरेक्ट ज्यादा साथ में आएगा, विच इनकरेक्ट फिजियोसॉर्प्शन यानी कि फिजियोवर्सन बोल सकते हैं उसको, थोड़ी बोलने में सॉरी, सर्दी हो गई तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तो कौन सा इनकरेक्ट, तो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, जो ज्यादा टेम्परेचर वो ज्यादा फेवरेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन के, इस एब्जॉर्प्शन के अंदर इट इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये बात बिल्कुल ही गलत है, तो इसको भी हम सीधा सा कॉन्सेप्ट है फिजियोपर्सन केमिसोपर्सन, वो आप देख लोगे अच्छे से आइडिया आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ Ag इन जर्मन सिल्वर एलॉय, परसेंटेज ऑफ Ag इन जर्मन सिल्वर एलॉय, तो जर्मन सिल्वर एलॉय में कौन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, Ni होता है, Ag तो होता ही नहीं है, तो Ag का परसेंटेज बच्चों कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो बच्चों अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन, विच और इज कौन सा जो और है इज नॉट इन ऑक्साइड फॉर्म, कौन ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है बच्चों, तो देख लो मैलेकाइट CuCO3 into Cu है ट्वाइस, कार्बोनेट फॉर्म और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, हमें कौन सा बोला है विच और इज नॉट इन ऑक्साइड फॉर्म, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में बच्चों नहीं है, तो पहला ये आपका आंसर आ रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, हेमेटाइट फेरिक ऑक्साइड, यहाँ फेरस ऑक्साइड और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा आपका। विच कंपाउंड प्योर डाई नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन, इन चारों में से किस में से डाई नाइट्रोजन गैस मिलती है, तो सोडियम एजाइड NaNO3 को जब हीट करवाते हैं तो N2 जो भी एयर बैग में, कार के अंदर जो एयर बैग होती है उसके अंदर अगर आपने आइडिया हो तो, और Na अलग हो जाता है, तो आंसर आएगा आपका ये वाला। विच ऑक्साइड शो एसिडिक प्रॉपर्टी, पहले ही बोल दिया कौन सा सबसे ज्यादा ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा
उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा। ढूंढ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का ऑक्सीजन की बाइवैलेंसी होती है 2 2 4, यानी कि इसका होगा +4। यहाँ पे MnO ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यहाँ पे का +2। चलो यहाँ खत्म। Mn2O7 ऑक्सीजन 7 2 14, यहाँ पे Mn2 है तो 2Mn = 14, तो 2Mn = 14, तो 1 Mn बराबर 14 डिवाइड बाई 2, तो इसका Mn का आएगा +7। कैसे काउंट करते हैं सर मैं सिखा देता हूं आपको। Mn2O7 कितने Mn? 2 Mn और +7, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2Mn + 14, सॉरी -2 होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे -14 आएगा। यहाँ पे -14 = 0, तो 2Mn = +14, तो Mn = 14/2, तो 2 7 14, तो यह है आपका 7, तो +7। इसी तरीके से Mn2O3, तो 3 2 जा कितना 6 होता है, 2Mn = 6, तो Mn = यहाँ पे आएगा +3 फॉर्म में। तो देख लो हाईएस्ट कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, +4 +2 +7 +3, ये रहा बच्चों। तो आपका आंसर आएगा Mn2O7, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा बच्चों, उसकी क्या बोलते हैं हम, एसिडिटी सबसे ज्यादा। विच आर पेरोक्सो एसिड ऑफ सल्फर, कौन सा पेरोक्सो एसिड किसमें आएगा? तो देख लो डायरेक्ट मैंने वो आंसर ही लिख दिया पेरोक्सो एसिड किसके अंदर, और उसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिए, ये पहला वाला ये दूसरा वाला। तो आंसर आता है ये H2SO5 and H2H2O7। अब पेरोक्सो किसको बोलते हैं? तो जिसके अंदर इस तरीके का फॉर्म जो बनता हो, बॉन्डो बॉन्डो, तो ये रहा बॉन्डो बॉन्डो, ये रहा फॉर्म मेरा, ये वाला फॉर्म इसके अंदर। तो आंसर आएगा H2SO5 and H2H2O8 बच्चों। तो ये आपका आंसर आएगा बी वाला। इन दोनों के स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ कर लिए, कभी एग्जाम के अंदर आए तो आप भूल मत जाना, एक बार अच्छे से ये टिक कर लेना, देख लेना। When alkaline KMnO4, ये KMnO4 alkaline यानी कि बच्चों बेसिक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। alkaline KMnO4 is treated with Ki, Ki के साथ ट्रीट करेगा, तो आयोडीन आयनिज ऑक्साइड, तो इसके अंदर जो आयोडीन आयन होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? तो ये एसिडिक मीडियम, यहाँ पे बेसिक होता है न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक में Ki, तो एसिडिक में Ki के साथ जब रिएक्ट करेगा तो I- कन्वर्ट होता है I2 के अंदर, और बेसिक Ki के साथ कन्वर्ट करेगा तो जो I होता है वो कन्वर्ट होता है iO3- के अंदर। तो ये रहा आपका आंसर iO3-। अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम बच्चों, कौन सा मीडियम बच्चों? बेसिक मीडियम। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। आगे, विच एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इज अरेंज इन 5d ऑर्बिटल, किसकी 5d ऑर्बिटल में, किस एलिमेंट की 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए यानी कि आएंगे? तो आप अच्छे से याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल देख लेना, सीधा लास्ट वाली लाइन में होते हैं एफ ब्लॉक के अंदर, और सिर्फ जीडी गैंडोलिनियम के अंदर ही जब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आप लिखते हो तो उसी के 5d में इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन सारों की इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आप लिखोगे इसमें 5d ऑर्बिटल आती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है बच्चों। इसके बाद विच आइसोमेरिज्म एक्सिस्ट, कौन सी आइसोमेरिज्म एक्सिस्ट करती है? यहाँ पे CrH2O6Cl3 and CrH2O5Cl into Cl2 into H2O, कौन सी आइसोमेरिज्म एक्सिस्ट करती है? तो एक बात अच्छे से याद रख लो बच्चों, तो यह H2O जो हमारा लिगेंड है और वो काउंटर आयन Cl3 के साथ, जब ये लिगेंड और काउंटर आयन दोनों Cl3 एक दूसरे के साथ हो, बीच में कुछ भी कोई भी आयन दूसरा कोई नंबर ना हो, 2 ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा ना हो, और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, यहाँ पे H2O6 और Cl3, यहाँ पे H2O5 इनटू डायरेक्ट Cl, काउंटर आयन जो बाहर था ये एक अंदर आ गया, तो Cl ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्वेशन। इसलिए इसका आंसर आएगा सॉल्वेट आएगा। क्या आएगा? सॉल्वेट। लेकिन अगर इसके साथ H2O6 के बाद यहाँ Cl3 की जगह पे यहाँ पे 2Cl3 या 3 या 4 या कोई नंबर आ जाता जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्ट है, इसके बाद Cl2 भी डायरेक्ट कोई नंबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्वेट बोलते हैं। अब T2G4 G0 D4 एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए बच्चों? ये भी याद रखना, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। उसके अंदर D4 फॉर्म है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि इसके इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है? T2G4 और Eg0। तो ये कौन सी कंडीशन में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो D4
ऑक्टाहाइड्रल, उसकी दो कंडीशन है, यानी अगर P यानी कि पेयरिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी कम होगी, डेल्टा जीरो से कम होगी, तो T2G की 4 पावर और Eg की 1 होगी, और इलेक्ट्रॉन पेयर की एनर्जी जो होगी बच्चों वो ज्यादा होगी डेल्टा जीरो से, तो T2G में 3 आएंगे और Eg में 1 आएंगे। क्या T2G में 3 और Eg में 1, तो कौन सा आंसर आएगा? डेल्टा जीरो ग्रेटर देन P। तो ये रहा मेरा वाला आंसर, तो ये रहा, बोलते हैं ना ये है मेरा वाला केमिस्ट्री और मेरा वाला ये आंसर बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों 1, 2 और 3 वीडियो भी हो चुके हैं। अब चौथा वाला पार्ट में लास्ट फुल एंड फाइनल मैं आपके लिए लेके आता हूं। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, तो अब हम लास्ट देखते हैं। ओके 75 व्हिच स्पीशीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, कौन सी ये स्पीशीज है एज ए लिगेंड एक्सपेक्ट नहीं करता? तो लिगेंड जो होती है वो क्या होती है बच्चों? टू बी अ लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सबसे ज्यादा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगी वो एज ए वर्क करेगी एज ए लिगेंड, और जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं करेगी वो एज ए लिगेंड वर्क नहीं करेगी। और हमें क्या पूछा है? व्हिच स्पीशीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, नॉट एक्सपेक्टेड। जहां एन डबल बॉन्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये आएगी NO। उसके बाद NO लोन पेयर दिख ही रहे आपको इसके अंदर। C डबल बॉन्ड हो, ये भी ऐसे आएगा, C डबल बॉन्ड हो, दो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। NH4 प्लस प्लस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए NH4 is not expected to be a ligand, as a ligand वो expect नहीं करेगा। Which reaction prepare CClF2 from CCl4, CCl4 में से CClF2 के लिए कौन सी रिएक्शन प्रिपेयर करेगी? कौन सी रिएक्शन प्रिपेयर करेगी? तो मैंने ऐसा शॉर्ट फॉर्म याद रखा है, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का करेंगे स्वार्ट्ज से स्वागत, तो आंसर आएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा आएगा? स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम हो और CClF2 की जगह CClI2 आएगा, तो I2 के लिए याद रखेंगे I2 को फिंकलस्टेन पसंद है। I2 को क्या, RD को क्या पसंद है? फिंकलस्टेन। यानी अगर I आए तो फिंकलस्टेन और फ्लोरीन आए तो स्वार्ट्ज से स्वागत करें, स्वैग से स्वागत, हम स्वार्ट्ज से करेंगे स्वागत। हम केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, हम कुछ भी सिंपल नहीं करते, हर कुछ नया नया ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सिंपल CH3ONA और CH3 3 टाइम्स CBr, ट्राई मिथाइल कार्बोनिल ब्रोमाइड, और यहाँ पे मिथाइल सोडियम ऑक्साइड को देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों सब साथ रिएक्ट करेंगे, CH3O- Na+ प्लस CH3 3 टाइम्स 1 2 3 कार्बन का कार्बन, ब्रोमीन का ब्रोमीन। तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है? तो यहाँ पे इतना वाला सेम रहेगा, CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो CH3 था उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, यानी कि इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यानी ये सोच लो, ये सेम, ये सेम, ये भी वाला सेम, यहाँ वाला CH3 समझ लो, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकला, डबल बॉन्ड CH2, वैसे का वैसा। एक हाइड्रोजन जो निकला बच्चों, वो हाइड्रोजन यानी कि ये H+ और ये CH3O-, तो CH3O- और H+, तो ये आ गया CH3OH। तो आपका ये रहा, ये रहा। बाकी क्या बचा बच्चों? Na और Br, तो ये रहा आपका NaBr। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ईथर एल्कीन, ये ईथर एंड एल्कीन, तो ईथर तो मुझे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है बच्चों, तो आंसर आएगा ओनली एल्कीन। विच Al OHO OL alcohol, sorry BLOH नहीं है, which alcohol undergo dehydration reaction, which alcohol, कौन सा अल्कोहल undergo dehydration यानी कि H2O जो रिलीज करने वाला होगा वो डिहाइड्रेशन, कौन सा जो डिहाइड्रेशन H2O रिलीज करेगा, which alcohol undergo dehydration reaction with Cu metal at 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर मेटल के साथ 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो बच्चों मैं बोल देता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर H2O रिलीज नहीं होता,
उसके अंदर सिर्फ H2 बच्चों रिलीज होता है। इन दोनों में क्या होता है H2 ओनली टर्सरी अल्कोहल। एक कार्बन के साथ CH3 तीन मिथाइल ग्रुप उसके पास हुआ है, तो टर्सरी अल्कोहल को जब कॉपर के साथ और 573 केल्विन पे रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है बच्चों, 1 2 3 ये अल्कीन बनेगा और H2 क्या होता है यहाँ पे रिलीज होता है। क्या होता है रिलीज। तो दिस इज द आपका आंसर होगा ये टर्सरी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन 2023 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो उसके अंदर के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं कैसे समझाता हूँ वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी बच्चे जो अभी 23rd को एग्जाम देने वाले हैं वो सारे के सारे बच्चों को ये वाला मेरा वीडियो शेयर कर देना, तो उनको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। कि इस सब काम करने में बहुत ही मेहनत जाती है, कम से कम 2 घंटे और 20 मिनट से मैं लगा हुआ हूँ, तब ये 40-45 मिनट का जो भी वीडियो होगा वो बना होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क लाओ, खुद भी आगे बढ़ो और सबको लेके आगे बढ़ो। थैंक यू।